लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के स्पेशल एपिसोड जिसका नाम है सिटी ऑफ सिल्वर। क्या ही बवाल मचा दिया है स्टूडियो वालों ने इसकी एनिमेशन से स्टोरी लाइन तक लेकर। भाई लिटरली इसके स्टोरी प्लॉटिंग के बारे में बात किया जाए तो इसमें थ्रिल्स के साथ साथ काफी मिस्ट्रीज भी छुपी होने वाली है। मैंने जब ये एपिसोड को देखा था, मैं आगे क्या ही बताऊं, इसे देखकर जैसे एक घुसबम्स आ गया हो। वो क्यों, वो तो आप वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही जान जाओगे। मैं इस सीरीज को फुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर कॉपीराइट इशू नहीं आएंगे तो हम इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ बियॉन्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी ह्यूमन बियॉन्डर पोशन को पीकर सुपर नेचुरल पावर को हासिल कर सकता है, जिसके बाद वो पावरफुल बनकर डिविनिटी या एक डेमी गॉड तक बन सकता है। यहाँ कल्टीवेशन नहीं बल्कि इस वर्ल्ड में टोटल 22 पाथवे मौजूद है, जिसकी शुरुआत सीक्वेंस 9 से 0 तक होती है। बियॉन्डर की सीक्वेंस लेवल जितनी कमती जाएगी उसकी बियॉन्डर एबिलिटीज उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे। सबसे कम सीक्वेंस लेवल मतलब सीक्वेंस नंबर 0 एक ट्रू गॉड को भी टक्कर दे सकता है। और इस पाथ ऑफ इवोल्यूशन को कहा जाता है पाथ ऑफ डिवाइन। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम जामिंग रुई था और मैं चाइना में एक स्लेव की तरह अपनी जिंदगी गुजारता था, मगर एक लक एनहांसिंग रिचुअल करने की वजह से मैं गलती से यहाँ टाइगन में ट्रांसमाइग्रेट हो गया। फिर मुझे एक नई पहचान मिली, क्लेन मोरेटी की। फिर मैं अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि सीजन 1 के लास्ट में क्लेन मोरेटी मरने का नाटक करके अपने सिस्टर से अलग हो गया था, फिर अब ये कहाँ कैसे है? दरअसल ये स्पेशल एपिसोड सीजन 1 से ही बिलोंग करता है। खैर, क्लेन मोरेटी अपने टेरो क्लब यानी ग्रेव फोग में जाते हुए कहता है, मैंने उस लक एनहांसिंग रिचुअल को बार बार करने की कोशिश की, मगर फिर भी मैं अपने पुराने वर्ल्ड में नहीं जा पाया। मगर किस्मत से मुझे ये जगह मिली जो कि पूरी मिस्ट्री और ग्रे फोक से भरी हुई है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी खुद की पहचान को बदलकर द फूल के नाम से इस जगह को लीड कर रहा हूँ। और मेरे साथ यहाँ 2 कंपेनियन भी मौजूद है, जिन दोनों को मैंने अपने टेरो क्लब का मेंबर बनाते हुए उन्हें बादशाह रोजेल के डायरी के पन्नों को ढूंढने का काम दिया, जिसके जरिए से शायद मैं अपने अर्थ में रिटर्न जा सकता हूँ। उसके इतना कहते ही क्लेन के पास बादशाह रोजेल के डायरी के 3 पन्ने उसके पास जाने लग जाते हैं। मगर इसी बीच मैंने और एक प्लेयर की आवाज सुनी। इतना कहकर क्लेन उन पन्नों को पढ़ने लग जाता है जहाँ बादशाह रोजेल ने लिखा था कि मैं यानी बादशाह रोजेल निकल पड़ा एक लंबी समुद्री सफर में। फिर हमें बादशाह रोजेल के शिप को दिखाया जाता है जहाँ वो एक तूफान में बुरी तरह से फंसे हुए थे। बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी। इसी बीच हम बादशाह रोजेल को देख पाते हैं जहाँ उनके पास एक सोर्ड भी मौजूद था। बादशाह रोजेल हमें बताते हैं कि सभी एविडेंस के बावजूद मेरे सफर के दौरान मुझे 2 और कॉन्टिनेंट मिला जो कि सरप्राइजली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। वो आगे कहते हैं 18 अप्रैल ब्लैक किंग के अंदर रहते हुए प्राचीन रिकॉर्ड्स और ग्रंथों की जांच पड़ताल करने के बाद मुझे लगा कि फोक सी के अंत या उसके किनारे पर एक अंजाम पश्चिमी महाद्वीप हो सकता है। अगर फोक सी के पार एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट हो सकता है तो सोनिया सी के दूसरे सिरे पर क्या होगा? क्या वही रहस्यमय भूमि है जिसका जिक्र प्राचीन कथाओं में मिला है, द फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स? इतना पढ़ते ही क्लैन मोरेटी के हाथों में मौजूद वो पन्ने गायब हो जाते हैं। क्लैन मोरेटी कहता है आखिर ये फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स किस तरह की जगह है? मगर इसी बीच क्लैन को एक वॉइस सुनाई देता है जो कि कह रहा था, कृपया हमें अंधकार के लोगों को हमारी किस्मत पर लगे हुए श्राप से मुक्ति दीजिए। ये सुनकर क्लैन मोरेटी सोचता है क्या यही है एक न्यू प्लेयर? इतना कहकर वो उस सिग्नल को अपने पास बुलाने लग जाता है, जिसे जाते हुए उसके 2 साथी बड़े गौर से देख रहे थे। मगर वो दोनों अगले ही पल अपना मुंह फेर लेते हैं क्योंकि उनके दिल में क्लेन के लिए इज्जत भी थी और उसका खौफ भी था। क्लेन मोरेटी जैसे उस सिग्नल को छूता है उसी वक्त उसे फिर से उस पर्सन की वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रहा था, हे महान देवता, कृपया एक बार फिर सूरज और उसकी रोशनी को इस धरती पर वापस ले आइए, इस भूमि पर जिसे आपने त्याग दिया था। फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स का नाम सुनते ही क्लेन मोरेटी की इसमें दिलचस्पी जाग जाती है और वो सिग्नल को क्रश कर देता है, जिससे कि वहाँ पर चारों तरफ रेड कलर की एनर्जी फैलने लग जाती है। और देखते ही देखते वो एनर्जी एक पर्सन का शेप लेने लग जाता है और फिर वो पर्सन उनके सामने समन हो जाता है, जिस पर्सन का नाम हमें बताया जाता है डेरिक बर्ग। वो अपने चारों तरफ देखने लग जाता है, मगर जैसे ही उसकी नजर जाती है क्लेन मोरेटी के ऊपर, उसकी आंखें एक पल में ही बड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने क्लेन की परछाई थी। डेरिक बर्ग उसे सवाल करता है, क्या आप एक डाइटी हो? जिसके जवाब में क्लेन मोरेटी कहता है, मैं डाइटी नहीं हूँ, बस मुझे हिस्ट्री के बारे में जानने की कुछ ज्यादा ही रुचि है और मेरा नाम द फूल
है, जो सुनकर डेरिक क्लेन की ओर जाते हुए कहता है, तुम डाइटी हो या फूल, मुझे इससे घंटा फर्क पड़ता है। मेरी आपके लिए जो आसना है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इवन कि मैं आपके लिए अपना ब्लड और सोल को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप सिटी ऑफ सिल्वर को उसके कर्ज से आजाद कर दो। जिसके जवाब में क्लेन मोरेटी कहता है, मुझे मोटल्स की ब्लड और सोल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर मैं यहाँ मौजूद हूँ ताकि मैं तुम्हें एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी दे सकूं, मगर इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। जो सुनते के साथ डेरिक कहता है, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्लेन मोरेटी उसके सामने कुछ कार्ड्स रखकर उसके जरिए से अपना एक दूसरा नाम चूज करने के लिए कहता है। उसके इतना कहते ही वो कार्ड्स डेरिक के पास जाकर घूमने लग जाते हैं। ये सब देखकर डेरिक पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। वो कहता है, द फूल जो हमारे सिटी ऑफ सिल्वर को उसके कर्ज से आजाद कर सकता है। इतने में ही हमें डेरिक बर्ग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। अब हमें डार्कनेस से भरी हुई सिटी ऑफ सिल्वर को दिखाया जाता है। इस कॉन्टिनेंट में सूरज की रोशनी कई हजारों सालों से नहीं पड़ी है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि इस जगह की हालत कितनी बदतर हो सकता है। हर तरफ अंधेरा, लाशों से भरी हुई कब्रें। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है लिटिल डेरिक को, जो कि ब्लैक फेस ग्रास काट रहा था। ये एक लौता ऐसा फसल है जो इस जहनुम से भरी हुई सिटी ऑफ सिल्वर में उगते हैं, क्योंकि इस फसल को उगने के लिए सूरज की रोशनी जरूरत नहीं पड़ती। तभी डेरिक को एक आवाज सुनाई देता है, जिसकी ओर वो जब देखता है तो हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी को, जो कि वहाँ एक अजीब तरह की रिचुअल कर रही थी। और उसके पीछे हम दो पर्सन को देखते हैं जिन्होंने अपने कंधों में एक लाश को उठाए हुए वहाँ से जा रहे थे। तभी वो ओल्ड लेडी एक रिचुअल करते हुए कहती है, भगवानों ने इस धरती को त्याग दिया है और सूरज को वापस ले लिया। फिर उस गहरे अंधेरों से मॉन्स्टर जन्म लेकर निकल कर आए और उन्होंने सारे शहरों को तबाह कर दिया। अब पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर ही आखिरी उम्मीद बनकर बचा हुआ है। अंधकार मृत्यु के साथ चला जाता है और मृत्यु ही नए जीवन को जन्म देती है। हे हमारे देवता, अब तो आप हमें ब्लेसिंग दे दो। मे बी ब्लैक फेस ग्रास हमें एटर्नल स्लीप से बचा सकता है। हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक सोड मौजूद था। ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी को मार कर आई थी। इस लड़की ने जिसे मारा है वो हमें लास्ट में पता चलेगा। पीछे से डेरिक की मोम आ जाती है, जिन्हें देखकर वो सवाल करता है, आखिर इस लेडी के साथ कुछ हुआ है क्या? जिसके जवाब में उसकी मोम कहती है, ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरी है। ये है सिटी ऑफ सिल्वर की कर्ज, जिसे हर एक को झेलना पड़ता है और यही सभी की डेस्टिनी है। कोई भी इसे बच नहीं सकता। मगर लिटिल डेरिक सवाल करता है, कर्ज, डेस्टिनी, ये सब क्या है और क्या हम भी उस लेडी की तरह ही बन जाएंगे? लेकिन उसके फादर जवाब देते हैं, पेन को हमें झेलना पड़ता है, हम सिर्फ सहते हुए बस एक होप की इंतजार कर सकते हैं। एक दिन जरूर महान देवता इस लैंड पर अपनी आंखें दोबारा खोलेंगे और उसी दिन हमें इस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। फिर हमें सूरज की रोशनी फिर से देखने का मौका मिलेगा। जो सुनकर डेरिक धीरे से कहता है, एक सन। मगर तभी उसकी मोम उसे घर वापस चलने के लिए कहती है ताकि वो ब्लैक फेस ग्रास का यूज करते हुए उसके लिए ब्रेड बना सके। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और डेरिक भी खुश होकर हाँ कहता है। फिर डेरिक अपने काटे हुए फसलों को उठाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो डिसबैलेंस होने लग जाता है उसके मोम और डैड उसे संभाल लेते हैं। डेरिक कहता है, जब से सब कुछ रचने वाला सर्वशक्तिमान देवता ने इस धरती को त्याग दिया है, तब से हमसे सूरज की रोशनी छीन ली गई, जिसकी वजह से डार्कनेस से मॉन्स्टर इमर्ज होने लग गए। उसके बाद ह्यूमैनिटी का डार्क एज शुरू हो गया। मगर इस कॉन्टिनेंट में जो स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद है वो सभी सिटी ऑफ सिल्वर में गैदर हुए हैं ताकि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को गार्ड कर सके। पिछले 2000 सालों से 6 मेंबर काउंसिल ने उनके एलिट ट्रूप्स को काउंटलेस बार डार्कनेस में एक्सप्लोर करने के लिए भेजा ताकि वो इस कॉन्टिनेंट में मौजूद शायद बचे हुए ह्यूमन सिविलाइजेशन को ढूंढ सके और बस एक रास्ता खोज सके ताकि वो स्ट्रॉन्ग मेंबर सिटी ऑफ सिल्वर को उसके कर्ज से मुक्ति दिला पाए। मगर सच दिल को तोड़कर बिखर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने डार्कनेस में मौजूद जितने भी सिटीज को एक्सप्लोर किया था उनमें से कहीं पर भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक के मेजर सिटीज बस भुखमरी की वजह से रुइंस में बदल गए। सिटी ऑफ सिल्वर अब तक बचा हुआ है क्योंकि फॉर्चुनेटली यहाँ ब्लैक फेस ग्रास उगते हैं। अब हम डेरिक को प्रे करते हुए देख पाते हैं, जहाँ वो कहता है, बुक्स के मुताबिक सूरज डार्कनेस को बैनिश करते हुए चारों तरफ अपनी रोशनी से भर देता है, मगर मेरे लिए सूरज और रोशनी सिर्फ मेरे मोम और डैड है। हर दिन मैं हमारे गॉड से प्रे करता हूँ कि वो मेरे मोम और डैड को हमेशा सही सलामत रखे और बस मैं होप कर सकता हूँ यहाँ का कर्ज हम पर ना पड़े और हर वो चीज जो हम कर सकते हैं उनसे शायद हम सूरज को खोजने के करीब हो। मैं आशा करता हूँ कि मेरे मोम और डैड सही सलामत घर वापस लौट कर आ जाए। हमें पता चलता
है कि उसके मॉम और डैड सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए गए हैं, जहां वो लोग अपने हाथों में लैंप और कुछ हथियार लेकर अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मगर डेरिक के डैड को कुछ महसूस होता है। जब वो उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर मौजूद था एक रिचुअल क्रिस्टल। वो उस क्रिस्टल के पास जाकर उसे उठा लेते हैं, लेकिन उनके सामने में एक ड्राइंग मौजूद था, जिसे देखकर वो कहते हैं ये क्रिस्टल बॉल जरूर एक रिचुअल्स में यूज किया गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जरूर इसके जरिए से हमारे गॉड को कुछ ऑफर किए होंगे। मगर इसके बावजूद हमारे गॉड ने उन्हें अपनी ब्लेसिंग नहीं दिया। जो सुनकर डेरिक की मॉम कहती है ब्लैक फेस ग्रास न होने की वजह से यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होकर मारे गए। मगर तभी एक पर्सन जोरदा को एल्डर लोबिया से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ महीने पहले एल्डर लोबिया उसके हस्बैंड के साथ एक्सप्लोरेशन में निकली थी, लेकिन उनके ग्रुप से बस यही जिंदा बचकर आई थी। मैंने सुना है कि उसने अपने हस्बैंड को ही खा लिया। इवन की मैंने ये रूमर्स भी सुना है एल्डर लोबिया ने अपने टीममेट्स को भी खा लिया था। एल्डर लोबिया फ्लैश और स्पिरिट को कंज्यूम करना काफी पसंद करती है। उनके इतना कहते ही हम वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो सब मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर जैसे ही वो मॉन्स्टर एल्डर लोबिया पर हमला करने जाते हैं, एल्डर लोबिया पहले उन्हें गुस्से में देखती है और फिर वहाँ से तेज जंप लगाकर पीछे हट जाती है। मगर वो मॉन्स्टर थे कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन एल्डर लोबिया उसी मॉन्स्टर के ऊपर से जंप लगाते हुए उसके पास जाती है और फिर वो अपनी बियॉन्डर पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि उसके हाथ भी एक मॉन्स्टर जैसे बनने लग जाता है। एल्डर लोबिया बस एक ही ब्लास्ट से उनके चीथड़े उड़ा देती है, जिससे कि वहाँ खून की बारिश होने लग जाता है। मगर वो मॉन्स्टर थे कि खुद को रीजनरेट करते हुए सभी पर हमला करने लग जाते हैं। डेरी की मॉम अपने स्वॉर्ड से उन मॉन्स्टर को खुद से दूर करने की कोशिश करने में लग जाती है, जिसका साथ देने के लिए डेरी का फादर भी वहाँ आ जाता है और वो भी अपने वेपन से मॉन्स्टर को काटने लग जाता है। मगर वहाँ एक नहीं बल्कि हजारों के तादाद पर मॉन्स्टर मौजूद थे, जो देखकर तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसी बीच एक मॉन्स्टर जोरदा को जकड़कर उसे खाने लग जाता है, जो देखकर उसका साथी जोर से उसका नाम पुकार कर उसकी ओर जाने लग जाता है। मगर वह मॉन्स्टर जोरदा को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर उसे इन्फेक्टेड कर देता है। ये देखकर उसका साथी पूरी तरह से हैरान रह गया था, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर्सन पर हमला कर देता है। ये देखकर एल्डर लोबिया को अब आ गया था गुस्सा। वो फाइनली अपनी बियॉन्डर पावर को फुल पोटेंशियल में एक्टिवेट करने लग जाती है, जिससे कि उसके पीछे एक जाइंट वॉरियर समन हो गया था। और वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड को होल्ड करता है, उस स्वॉर्ड से डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है। वो वॉरियर जैसे ही अपने स्वॉर्ड को उठाता है, उसके चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर रिलीज होने लग जाती है, जिसके एनर्जी से वो मॉन्स्टर तबाह होकर बिखरने लग जाते हैं। फिर एल्डर लोबिया अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देती है, जिसकी पावर देखकर डेरी की मॉम और डैड भी हैरान रह गए थे। उस पर्सन को घायल देखकर एल्डर लोबिया कहती है इसकी इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है, चलो रिट्रीट करो। इतना सुनते ही उसका साथी भड़क गया था, मगर डेरी का फादर उसे रोकते हुए कहता है मॉन्स्टर से बदल जाने से बेहतर है कि हम इसे मार दें। उसके इन्फेक्शन को बढ़ता देखकर डेरी के फादर जल्दी से उन्हें रिट्रीट करने के लिए कहते हैं। वो पर्सन कहता है एल्डर प्लीज मुझे बचा लो, जिसके जवाब में एल्डर लोबिया कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहकर वो अपने हाथों को उसी मॉन्स्टर में बदलने लग जाती है, जो देखकर वो पर्सन पूरी तरह से घबराने लग जाता है। मगर एल्डर लोबिया बेरहमी से उसे खत्म कर देती है। अब हमें एक रिचुअल प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ हर बार फेस्टिवल जल्दी शुरू होने वाला था। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है 6 मेंबर काउंसिल के चीफ की। चीफ कहते हैं 500 थंडर स्ट्राइक हो जाने के बाद सैक्रिफाइस रिचुअल स्टार्ट कर देना। असल में यहाँ सूरज न होने की वजह से लोग थंडर स्ट्राइक को गिनकर समय का पता लगाते हैं। चीफ आगे बढ़कर वहाँ एक हैंडमेड मुकुट उस थ्रोन में रख देते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन भागते हुए आकर कहता है चीफ एक्सप्लोरेशन टीम वापस आ गई है, लेकिन उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ये सुनकर चीफ भी हैरान रह गए थे। फिर सीन शिफ्ट होती है एल्डर लोबिया पर, जहाँ वो जंजीरों से बंधा कुछ चीज घसीट के ले जा रही थी। जो चीज क्या है वो आगे ही पता चलेगा। उनके हर एक कदम के साथ वहाँ मौजूद सीढ़ियाँ वापस अपनी जगह पर जाने लग जाते हैं। एल्डर लोबिया चीफ से कहती है हमारे एक्सप्लोरेशन के दौरान हमने 2 सिटी को खोजा, मगर वो रुइंस में बदल गए थे। हमने एक को खो दिया और 2 पूरी तरह से इंजर्ड है। इतना कहकर वो उस पिंजरे का कपड़ा हटा देती है। फिर एल्डर लोबिया आगे कहती है ये दोनों भी इन्फेक्टेड है। जब हम सिटी के बेहद करीब थे मुझे भी तब पता चला। उन्हें बांध कर रखना ही मेरे लिए इकलौता रास्ता था, ताकि मैं इन्हें सिटी पर वापस ला सकूं। जो सुनकर चीफ उनके जंजीरों को खोल देते हैं, मगर इतने में ही उन दोनों का इन्फेक्शन और भी बढ़ने लग जाता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि डेरी के मॉम और डैड
डैड थे, मगर चीफ अपनी पावर से उनके बॉडी से इन्फेक्शन बाहर निकाल देते हैं और फिर वो एल्डर लोबिया से सवाल करते हैं इन दोनों का कोई फैमिली मेंबर जिंदा है क्या, जिसके जवाब में एक पर्सन कहता है हाँ इनका एक बेटा है जो भी वॉरियर बनना चाहता है। जो सुनकर चीफ उससे जानने के लिए कहते हैं, मगर तभी एल्डर लोबिया कहती है मैं उसे लेने के लिए जाऊंगी और बिना परमिशन के ही वहाँ से चली जाती है। अब हमें पता चलेगा सिटी ऑफ सिल्वर की असली सच्चाई। फिर सीन शिफ्ट होता है डेरिक बर्ग पर, मगर उसका टीचर कहता है आज की हार्वेस्ट रिचुअल के बाद तुम्हें पोषण पीने के लिए दिया जाएगा जिससे कि तुम एक बियॉन्डर बन सकते हो ताकि तुम लोग मिलकर इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सको। फिर तुम लोग भी बाहर डार्कनेस में एक्सप्लोरेशन पर जा सकते हो। तुम्हें डार्कनेस को हटाकर इस जगह पर लाइट लाना है। इस कर्स्ड लैंड में तुम ही वो लोग हो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की नई उम्मीद बनकर कायम कर सकते हो और यही हमारे सभी जनरेशन की ड्यूटी है जो कि तुम्हें भी निभानी होगी। डेरिक कहता है मेरे मॉम डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वॉरियर बनने के बाद वो मुझे एक कीमती गिफ्ट देंगे। लाइटनिंग स्ट्राइक को जज करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मॉम और डैड जल्दी वापस घर आने वाले हैं। मगर तभी एल्डर लोबिया दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। सबसे पहले वो सवाल करती है तुम में से डेरिक बर्ग कौन है। जो सुनकर डेरिक बर्ग खड़ा हो जाता है और वो कुछ सोचते ही पूरी तरह से हैरान रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है 6 मेंबर काउंसिल ऑफिस पर, जहाँ डेरिक बर्ग को लाया जा चुका था। उसके सामने कई वॉरियर्स खड़े थे, मगर तभी उस पिंजरे से आवाज निकलने लग जाती है। जो सुनकर डेरिक बर्ग घबरा जाता है और कुछ कदम पीछे की ओर जाने लग जाता है। मगर एल्डर लोबिया कहती है इस एक्सपीरियंस को हम सबको फील करना पड़ता है क्योंकि हमेशा डार्कनेस पहले कमजोरों को कंज्यूम करता है। चलो अब अपनी सोर्ड को उठाओ और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, वरना तुम एक ट्रू वॉरियर नहीं बन पाओगे। इतना कहकर वो डेरिक बर्ग को धक्का दे देती है। तभी सभी वॉरियर्स भी अपने अपने सोर्ड को आगे कर देते हैं और फिर चीफ भी उस पिंजरे से कपड़ा हटा देते हैं जहाँ उसके मॉम डैड अंदर मौजूद थे। ये देखकर डेरिक उनकी ओर जाने की कोशिश करता है, मगर उसके डैड का मॉन्स्टर वाला फॉर्म उसे अपने पास नहीं आने देता और वो अपना सर उस पिंजरे में मारने लग जाते हैं। जो देखकर डेरिक पूरी तरह से टूट चुका था, मगर तभी उसके सामने रिचुअल की सोर्ड को समन किया जाता है। चीफ उससे कहते हैं जल्दी करो डेरिक बर्ग, वरना देर हो जाएगी। जो सुनकर डेरिक कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे मॉम और डैड है। ये सुनकर चीफ गुस्से में कहते हैं क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ साथ इस सिटी को ही बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हें ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता है हम सभी डार्कनेस के लोग हैं जिन्हें गॉड्स ने बुला दिया था। हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस बेबस होकर इस कर्ज लैंड में घुट घुट कर जी सकते हैं। इवन कि हम मरने के बाद एक इविल स्पिरिट बन जाते हैं और पास्ट में ही इविल स्पिरिट्स ने हमारे लैंड को ऑलमोस्ट कर्ज कर दिया था। इसलिए इविल स्पिरिट को रोकने के लिए एक लौता रास्ता है। जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनकी जान उनके ही फैमिली मेंबर्स के द्वारा लिया जाता है। जो सुनकर डेरिक गुस्से में कहता है आखिर क्यों सिटी ऑफ सिल्वर के सिटीजन अपने ही पेरेंट्स की जान लेते हैं। इवन की ये चीज उनके जन्म से पहले ही डेस्टिनी ने डिसाइड करके रखा था। जहाँ में चीफ कहते हैं यही वो कर्ज है जिसे हमें हर हाल में कैरी करना पड़ता है और यही है हमारे गॉड्स की इच्छा। जो सुनकर डेरिक कहता है क्या एक गॉड की इच्छा, क्या उन्होंने तय कर दिया था कि हम ही हमारे पेरेंट्स का जान लेंगे। वो वही गॉड्स है जिसकी हम वर्शिप करते हैं। उसकी ये बात सुनते ही चीफ गुस्से में उसे चुप हो जाने के लिए कहकर अपनी बियॉन्डर पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हिट होकर डेरिक अपने घुटनों पर आ जाता है। एडलर लोबिया भी उस पर हमला करना चाहती थी, मगर चीफ उसे रोक देते हैं। चीफ डेरिक से कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास 50 लाइटनिंग स्ट्राइक का ही टाइम बचा हुआ है, उसके बाद वो खुद ही मर जाएंगे। मगर तुम्हारे पेरेंट्स बहादुर वॉरियर्स थे, ये बस उनकी ही तरह काउंटलेस सैक्रिफाइस जैसा ही है जिसे हर पर्सन को अपने ही चाहने वालों की जान खुद अपनी हाथों से लेना पड़ता है। बस इसी तरह से हम सिटी ऑफ सिल्वर में ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। फिर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर डेरिक बर्ग को अपनी तलवार उठाने के लिए कहते हैं। चीफ कहते हैं देखो डेरिक बर्ग, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भी एक वॉरियर बनते हुए देखना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके विल को कैरी कर सको। तुम सिर्फ वैसा ही करके लास्ट टाइम के लिए अपने मॉम और डैड को रेस्पेक्ट शो कर सकते हो। जैसे ही उसके फादर कमजोरी की हालत में नीचे गिर जाते हैं, डेरिक जोर से कहता है फादर और आगे बढ़ते हुए अपने मॉम और डैड को आवाज लगाने लग जाता है। तभी वो देखता है कि उसके डैड उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी वो जान जाता है कि उसके डैड उसे क्या कहना चाह रहे हो। जो बात समझते ही उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम भी उसे देखकर स्माइल करते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा करती है। डेरिक उस सोर्ड को पकड़ते हुए कहता है क्या हमारा भगवान अपने फॉलोअर्स को आशीर्वाद नहीं देना चाहता? आखिर हमारी सैक्रिफाइस और प्रार्थनाएं हमें अंधेरे और श्रापों से मुक्ति क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? मैंने पहली बार एक सोर्ड को होल्ड किया है, वो भी अपने ही पेरेंट्स के अगेंस्ट। क्या यही हमारी
गॉड की विल है, क्या हमें इस जैसे गॉड को फॉलो भी करना चाहिए। हम देख पाते हैं कि उसके डैड और मॉम ने भी अपनी अपनी आंखें बंद कर लिया था। फिर वही होता है जो आप लोग सोच रहे हो, हमें जो स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई गई थी उसने भी अपने को जान से मारा था। तो आप लोग समझ ही सकते हो ये कर्ज आखिर किस बेस पर है। खैर एल्डर लोबिया डेरिक के पास जाकर कहती है तुम अब एक ट्रू वॉरियर बन चुके हो। तभी बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर चीफ कहते हैं चलो अब हम हार्वेस्ट रिचुअल को स्टार्ट कर सकते हैं। हम देख पाते हैं ढोल बाजों के साथ बड़े धूमधाम से रिचुअल को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसी बीच हम डेरिक को देख पाते हैं जो कि उसी रिचुअल वाले प्लेस की ओर जा रहा था, जिसके हाथों में मौजूद सोड पूरी तरह से खून से लथपथ थी। इवन कि उसके कपड़े भी खून से भीगे हुए थे। डेरिक बस अपने आंखों में आंसू लिए आगे की ओर चलता जा रहा था। उसके दिल में क्या बीत रही होगी, जो लोग उसे सबसे ज्यादा प्यारे थे बस एक गॉड की वजह से ही डेरिक को उन्हें जान से मारनी पड़ी। डेरिक रिचुअल वाले रूम की ओर जाता है जहाँ उसके सामने एक रिचुअल क्रिस्टल था। एल्डर लोबिया ने उसे कहा था कि वो उस रिचुअल क्रिस्टल बॉल की हेल्प से एक गॉड तक अपनी बात पहुंचा सकता है, और यही है तुम्हारे पेरेंट्स के दिया हुआ आखिरी गिफ्ट जो उन्होंने तुम्हें एक वॉरियर बनने पर देना चाहते थे। डेरिक रोते हुए उस क्रिस्टल के सामने कहने लग जाता है हे हमारे शक्तिशाली देवता, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको अपनी जिंदगी ऑफर करता हूँ, और उसके साथ साथ आपको खुश करने के लिए मैं आपको अपनी ब्लड ऑफर करता हूँ। हे हमारे परम डाइटी, प्लीज हमें डार्कनेस में रहने वाले लोगों पर थोड़ी सी दया दिखाइए। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, हम पर लगे हुए कर्ज को आप हटा दीजिए। प्लीज आप सूरज और रोशनी को वापस हमारे लैंड पर वापस ला दीजिए। तभी डेरिक टेलीपोर्ट हो जाता है टेरो क्लब में। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। डेरिक कहता है क्या फूल ही हमारा इकलौता होप है जो सिटी ऑफ सिल्वर को बचा सकता है, क्या यही हमें डार्कनेस और कष्ट से आजाद दिला सकता है। मगर तभी क्लेन मोरेटी कहता है चलो अब तुम अपना कार्ड चूज करो। जो सुनकर डेरिक कहता है मैं चूज करता हूँ द सन को। उसके इतना कहते ही हम एक सन सिंबल को देख पाते हैं, और इसी सीन के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। सर, नए टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आप कितने रुपए बचा पाएंगे? करीब 1 लाख। तो आप इन पैसों से क्या करोगे? मैं तो जॉर्डन्स खरीदूंगा। मैं तो जापान से आज माचा किट ऑर्डर करूंगी। मैं तो लूंगा iPhone 16 Pro Max। मैंने ग्रो किया, 10,000 रुपए महीने की SIP की ताकि मेरे पैसे मेरे लिए 24/7 काम करे। फिर मैं एक क्या ये तीनों चीजें खरीद पाऊंगी। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड मोर, सब कुछ एक ही ऐप पे, वो भी फ्री डीमैट अकाउंट के साथ। अगर आपको भी ग्रो करना है देन डाउनलोड ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.